मैंने पहले दिन बोला रॉन्ग नंबर, दूसरे दिन बोला रॉन्ग नंबर, तीसरे दिन बोला रॉन्ग नंबर, चौथे दिन मुझे बोला तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है। तो मैंने एक को सिर्फ पूछा बंगाली में आपका नाम क्या। वो ना फूट फूट के रोने लगी वो औरत। मैं 12 साल की थी, मेरे को प्यार हुआ था, दिल्ली से हमने ट्रेन लिया, फिर हम हरियाणा आ गए, फिर उसने मुझे कुछ खिलाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई, फिर उसके बाद वो मुझे बेच के चला गया कि वो किसी से बात करने लगी थी और वो लड़का इतना हैंडसम था। जाके देखता है कि 60 साल का आदमी है। तो लड़की को जब पूछा गया क्यों, लड़की बोलती है मेरे माँ बाप तो मेरे को बात ही नहीं करते। मेन चीज़ है कि माँ बाप सोचते हैं कि चीज़ें खरीद के दे देंगे तो हो जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है, घर वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी है ले लिया, लेकिन ले लेने के बाद ही उनका मेन मकसद होता है भाई इसको तो अभी शादी कराना है। जिनमें शादियां जब लड़की की होती है वो लोग बताते नहीं है कि ये लड़की ट्रैफिक्ड लड़की है। हाँ, तो पति को जब पता चलता है बस उसको इमीडिएटली छोड़ देता है। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है भारत के सबसे हटके पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है पल्लवी घोष, जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगेज इतना काम किया है। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोग, जिसमें बच्चे, महिलाएं और आदमी भी हैं, और साथ ही साथ वो अपने जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। आज का माहौल थोड़ा फन, लाइट हार्टेड भी रखेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में क्या होता है, और उसके अलावा ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, जो उनकी लाइफ होती है आफ्टर दे हमको बचा के लेके आते हैं, उसमें हम कैसे कैसे काम होता है, कैसे उनको दोबारा बैक टू नॉर्मल लाया जाता है, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों ने उनको ऑलरेडी देख चुके होंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा नया जाने, कुछ नई पहलू में बात करें जो उनकी लाइफ से ज़्यादा टच करते हो, और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करें, अवेयरनेस को और ज़्यादा फैलाएं। तो सुनते हैं पल्लवी से। तो कैसे हो आप, कैसा चल रहा है दिल्ली का सफ़र? ये ठीक है, पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ठीक ही चल रहा है, मतलब दिल्ली तो देखिए सबसे बड़ी बात है, कैपिटल सिटी है, राजधानी है, तो राजधानी में तो क्राइम ज़्यादा होते हैं, रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं। तो दिल्ली से आपका कुछ रिलेशन भी है ना? आपने कैसा है दिल्ली, कब आया जीवन में, आपकी लाइफ में कब आया दिल्ली? मैं दिल्ली एक्चुअली, मेरे फादर कानपुर में पोस्टेड थे, लेदर में काम करते थे, तो काफ़ी मतलब दिल्ली आना, बहुत छोटे से दिल्ली आना था। हाँ। फिर पढ़ाई भी मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। तो मेरा ये था कि दिल्ली में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि दिल्ली में बेस होंगी, बिकॉज मैं मास्टर्स करने के लिए चेन्नई चली गई थी। पर फिर मैंने जब मुझे लगा, बिकॉज मेरी मदर आफ्टर रिटायरमेंट वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो फिर मुझे लगा घर में थोड़ा रहना होगा, जो कि ज़ीरो हो गया था क्योंकि सारा तो ये रेड का काम था। तो किस एज से रेड का सीन हो गया था? दिल्ली में थोड़ी था अब जब रेड का स्टार्ट हुआ था? रेड जब स्टार्ट हुआ, हाँ ऑफ कोर्स, मैंने रेड का तब मतलब 22-23 होंगी, और मैं दिल्ली से, मेरा पहला रेड एक्चुअली दिल्ली में ही था। दिल्ली से ही था? अच्छा। उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले आपके मदर फादर को क्या लगता था कि पल्लवी ऐसी है? देखिए ऐसी है क्या, मतलब क्या था, मैं छोटी से, मतलब मैं एक बहुत छोटे स्मॉल रेलवे टाउन से हूँ जिसका नाम है लामडिंग। वो आपके डिमापुर और गुवाहाटी के बीच में पड़ता है। अगर आप यहाँ से अगर राजधानी में भी जाएंगे तो आपको कम से कम क्या बोलते हैं 35-36 घंटे लगेंगे, यहाँ से बहुत दूर है। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं छोटे से ही थोड़ी आउटस्पोकन हूँ। हाँ। और घर एग्जाम्पल जैसे कि आउटस्पोकन के मतलब जैसे मेरा जो होम टाउन है उसमें लड़कियों का ज़्यादा लड़के फ्रेंड्स हो, ये बहुत अजीब माना जाता है मेरे टाइम पे। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं 30+ हूँ, लेकिन फिर भी उस टाइम पे, लेकिन मेरे ऐसा होता था, मुझे याद है कि मैं ट्यूशन से आती थी, मेरे साथ 6-7 लड़के दोस्त होते थे। क्यों रहते थे, क्या था ऐसा? मैं मतलब मेरी लड़कों के साथ ज़्यादा बातचीत होती थी, ज़्यादा बनती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कोई लड़की बुरी है कुछ है, बट एक तो पॉपुलेशन लड़की और लड़कों का बहुत कम था मेरे स्कूल में। हाँ। मेरे स्कूल में जैसे हम लोग टोटल शायद 20 लड़कियाँ होंगी और शायद 40 लड़के होंगे क्लास में। हाँ, वो तो क्लास में ऐसा था, लेकिन फिर भी मतलब मेरे लड़के फ्रेंड्स हमेशा ज़्यादा थे। तो ये होता था, अलग इसलिए था क्योंकि कभी भी कोई लड़की जाती है रास्ते में तो लोग कमेंट करते हैं कि अरे यार ये तो लड़की है, पता नहीं। पर मेरे साथ ये था कि अगर किसी ने कमेंट भी कभी किया ना, मेरे को कभी कोई एसोसिएट नहीं करता था उस लड़के से। ये शायद ये डिपेंड करता है जिस तरह का मेरा बॉडी लैंग्वेज था। हाँ। और अगर मुझे कोई बोलता भी था तो मैं बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार लड़कों से लड़के अगर दोस्त हो तो क्या दिक्कत है। हाँ। ये सोच ही तो गलत है, राइट? तो इस तरह से। और तो आपके टीवी वगैरह, मूवीज वगैरह का कल्चर था उस टाइम पर? वहाँ पर मूवीज देखते थे? हाँ, वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल तो नहीं था, 2 सिनेमा हॉल थे, बंद हो गए थे। हाँ। पर मूवीज में बहुत देखती थी। कौन सी मूवीज के? कौन से मूवीज? जुरासिक पार्क में मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा देखती। एक्चुअली मैं ना
मैं छोटे से ही ना मतलब सास बहू टाइप मैं नहीं चीज़ों से नहीं पसंद था मेरे को। थ्रिलर हाँ। मतलब हमेशा से पता नहीं क्यों इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ। मतलब ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। यही कारण है कि मैं काम अभी एंटी ट्रैफिकिंग में हूँ, क्योंकि एक दिमाग में ना कीड़ा घुस जाता है कि अगर ये हुआ है इसके पीछे क्या कारण है, कोई लोग इसको क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए भी आज भी आप मुझे देखेंगे कि मैं अगर कोई कुछ करती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा ये इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सीरीज देखती हूँ। क्राइम पेट्रोल में बहुत देखती हूँ। क्राइम पेट्रोल में जो काम मैंने किया है उसके भी बहुत एपिसोड्स आ चुके हैं काफ़ी एपिसोड्स। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। और बाकी मतलब मुझे ना रियलिटी ज़्यादा पसंद है, मैं फिक्शन नॉन फिक्शन ज़्यादा पसंद आपको लव स्टोरी वाला सीन नहीं, मुझे द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ लव स्टोरी, मुझे लगता है कि ये जो मैरिजेस इन मेड इन हेवन है, फिर मेड फॉर ईच अदर है, ये सब मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बकवास है, बट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बिकॉज क्या होता है ना, आप देखिए सोशल मीडिया भी आप देख लो, लोग सिर्फ अपने लाइफ की सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। पर एक एज तो आती है हम सबकी लाइफ में, एक जीवन में का पड़ाव आता है जब हमको लगता है कि एक बटरफ्लाइज आती है, और ऐसा जब कहीं कोई किसी को फ्लावर दे रहा होता है, या इवन पेरेंट्स को भी देखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, या फिर कोई किसी के लिए हल्का सा भी अफेक्शन करता है, तो ऐसा आया आपकी लाइफ में कभी? हाँ, ऐसे आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। हाँ। बट ये जो चीज है ना कि एकदम मतलब कभी दुख नहीं आएगा। हाँ, वो तो ये चीज मतलब मैं पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है कि लोग सिर्फ अच्छा ही दिखाते हैं। हाँ। बुरा तो कभी बात ही नहीं करते। स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं बोलता, हमेशा सक्सेस। ये तो सच है। अब आपको जब आप दिल्ली में थे तब आपने सबसे पहले रियलिटी जो हिट करी आपको, तो सबसे पहला पता भी कैसे चला आपको इस पूरे ट्रैफिकिंग वाले सर्किट का? सबसे पहला बंदा कौन था, या सबसे पहला क्या मतलब आपको हिंट भी क्यों आया इसका, ख्याल ही क्यों आया? पहली बात तो ये 20-21 साल पुरानी बात है। तो और ये बात जो है 20-21 साल पुरानी बात है, मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करती थी। अभी मैं इस साल ही पॉडकास्ट में शेयर करने लगी हूँ, वरना मैं कभी नहीं बोलती थी कि क्या कारण है मैं एंटी ट्रैफिकिंग में काम करती हूँ। एक तो ये था कि मैं छुट्टियों में गई थी पश्चिम बंगाल, और भैया की कज़न की शादी थी, तो मैं 1 महीने की छुट्टी में गई थी। फिर कि मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे एक गाँव में ले गए। वो उस गांव में, उस टाइम आप कॉलेज में थे? नहीं, मैं बहुत छोटी थी, 13-14 साल, 12-13 की होंगी, 12 साल की होंगी। मैं गई उस गांव में, तो बहुत ही नॉर्मल, जैसे गांव में क्या होता है, 7 दिन की छुट्टी में गई थी, तो चौथे दिन मुझे याद है मैं गांव में घूम रही थी। और मतलब ईस्ट इंडिया में क्या होता है, गर्मियों के टाइम पे 4 बजे सूर्य उदय हो जाता है, तो अराउंड 5:30 बजे एक आदमी, वो लुंगी पहने हुए थे, वहाँ पे लोग लुंगी पहनते हैं और गले में गामछा पहनते हैं। जैसे दिल्ली में ना आप किसी को मतलब आदमियों को जनरली हमेशा गर्मी में भी टी-शर्ट पहने हुए देखेंगे। बट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में क्या है, लोग जनरली लड़के मतलब कुछ नहीं पहनते, ओपन रहते हैं, या फिर ऐसे गामछा पहन के, और वो घूम रहे हैं और बोल रहे हैं मेरी बेटी गायब है, बंगाली में। तो मेरे को, मैं 12 साल की, मेरे को नहीं पता मैं गायब है। वो मेरे पास आके पूछे, माँ तुमको पता है, जैसे बंगाली में कि माँ तुम ही जानो, मतलब तुमको पता है क्या मेरी बेटी गायब है? तो मैंने ना कुछ ध्यान नहीं दिया। वो बंदा काफ़ी देर से घूम रहा है, आधा पौना 1 घंटा। फिर मैंने उनको बोला मतलब काकू, मतलब क्या हुआ, कहाँ है आपकी बेटी? तो बोल रहे हैं कितने साल की है? और देखिए मेरा स्कूल का बैकग्राउंड ना थोड़ा डिफरेंट था, आई वॉज वेरी क्यूरियस। मैंने बोला ना मैं बहुत क्वेश्चन करती थी, तो मैंने पूछा कितने साल की? बोले 12 साल की है। मैंने बोला यार मैं भी उसी उम्र की हूँ, आपकी बेटी भी उसी उम्र की है। मैंने बोला कहाँ गई हो? अब मेरे दिमाग में पहली चीज़ जो आई, देखिए मैं एक ऐसे टाउन से बिलोंग करती हूँ, अभी भी चली जाऊँ लामडिंग में, अभी भी लोग पहला पूछेंगे कब आई हो, कब जाओगी, बच्चे हैं क्या, पति कहाँ है, छोटे टाउन का, हाँ ये सब। और हर कोई हर किसी को जानता है। उस गाँव में हार्डली 2000 लोग रहते हैं, पर किसी को नहीं पता वो बच्ची कहाँ है। सबको पूछा, और दिन दहाड़े, ऐसा नहीं है कि अंधेरा में। तो ये सबसे बड़ा चीज़ मेरे दिमाग में खटका कि गांव में 1 एंट्री 1 एग्जिट होता है, या फिर 2 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा कैसे है कि कोई गायब है? बहुत पूछा। फिर एक लड़के ने बोला कि पता नहीं, कुछ नहीं पता, पर कोई भैया ये आते हैं, हमने सुना है। वो भी बंगाली में बोल रहा था, कोई बाइक में आते हैं, यामा बाइक चलाते हैं, पता नहीं, पर ये भी नहीं पता कि वो रिलेटेड है क्या। ऐसे उसने बोला। पर ना वो आदमी ना बड़ा अजीब तरह से रो रहा था। एक होता है ना, मतलब देखना, एक आंसू से रोना होता है, मतलब एक ऐसा लग रहा था ना उसका ना किसी ने मतलब चीड़ दिया है, कलेजा चीड़ दिया, हाँ। ऐसे करके रो रहा था। बहुत ढूंढा, तीन तो आपका ये लगता है कि आप एज ग्रुप मैच हो गया, मतलब रिलेटिबिलिटी? नहीं, 2 चीज मैच हो गई। हाँ। एक चीज देखिए, एज ग्रुप तो बात की बात है, उस आदमी का चेहरा मैं अभी तक नहीं भूल पाती। मतलब उसकी जो एक्सप्रेशन थी, जो दर्द है उसका। हाँ, एक तो उसका एक्सप्रेशन,
दूसरी चीज़ जो थी, मेरे फादर मेरे से दूर रहते थे, मैं असम में रहती थी, फादर कानपुर में रहते थे, तो वो रात में सो नहीं पाई। और मैंने बहुत टाइम तक ये बात अपनी मम्मी दीदी को भी नहीं बताया था। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि अगर उस लड़की की जगह मैं होती, ये चीज मेरे को ना एकदम मतलब बोलते ना फॉरवर्ड और रिवाइंड होनी लगती, याद आती रही। तो फिर फाइनली मैंने जो अंकल है उनका नाम लिखा, मैं आ गई, शादी वादी अटेंड हो गई, मैं घर आ गई। पर ना मैंने सो नहीं पाती थी रात को, बड़ा दिक्कत होता था, बार बार लगता था। और मैं ना एक ऐसी लड़की थी, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मैं सबको दोस्त मानती हूँ, सबसे बात करती हूँ, लेकिन ये वाली बात ना पहली बार जिंदगी में मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से भी किसी को नहीं पता, अब तक किसी को ये बात नहीं बताई थी। इस साल तो मैंने बोलना शुरू किया। हाँ, तो फिर ना मेरे दिमाग में ना कीड़ा घुस गया कि यार क्या होता है, कहाँ जाते हैं बच्चे। फिर मैंने ढूंढने लगी इसका आंसर। दिल्ली आ गए वापस? नहीं, मैं आसाम चली गई। अच्छा, आसाम चली गई। फिर मैं गुमशुदा मिसिंग ये चल रहा है। हाँ, और 13 साल की उम्र का बच्चा ये चल रहा है। ये मिसिंग में क्या होता है कुछ नहीं पता। अब मेरा घर जो था, मेरे घर से बाजार जाने के लिए पुलिस स्टेशन पड़ता था। हमारे वहाँ पे पुलिस स्टेशन एकदम उस टाइम पे ऐसा था कि गिर जाएगा टाइप, मतलब पूरा उसका था इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम बहुत खराब था। अब तो जाएंगे तो बिल्डिंग हो गया। तो आते जाते पुलिस वाले मिलते थे, कभी कभी सर कैसे। अब मैं बहुत बातें करती ना पुलिस वालों से, अब बात करेंगे ना अच्छे से, वो भी बात करते हैं। मैंने छोटे से ही देखा है। पूछती थी, बोलते जो बच्चे गायब हो जाते हैं उन बच्चों के साथ क्या होता है। पुलिस वालों को क्या मतलब है, वो देखिए उस टाइम पे अभी भी पुलिस वालों को मतलब इसलिए नहीं होगा बिकॉज मिसिंग एक ऐसी चीज़ है ना, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। रेप मर्डर इनमें ही जाता है। पर बोलते हमको नहीं पता, मुझे बोलते थे हमको नहीं पता, आपको हम नहीं जानते, हमको नहीं पता, ऐसे करके बोलते थे। पर मुझे ऐसा लगता था यार उनको क्यों नहीं पता क्या होता है उनके साथ। ऐसे करते करते मैं 15-16 साल की हो गई। फिर मैं कहीं और गई, वहाँ पे मैंने कहीं और मतलब दूसरे पुलिस नहीं, दूसरे पहले छुट्टियों में किसी और स्टेट में गई। वहाँ पे मैंने सुना केसेस की। ये आप ट्रैवल क्यों कर रही हो? हमारे घर में ना बहुत ज्यादा होता था कि मतलब नहीं, मतलब गर्मियों की छुट्टी में चले जाओ, ठंड घूमने चले जाओ था। और बंगाली फैमिलीज में ना ऐसा होता है बहुत घूमने जाने का, मतलब गर्मियों की छुट्टी में जाओ ठंड में। तो मुझे याद है मैं चली गई थी आपके क्या बोलते हैं डिमापुर में, मतलब उसमें क्या बोलते हैं नागालैंड में भी मैंने बहुत ऐसे केसेस सुने कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जनरली वो ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ओके। और ऐसा ऑल ओवर इंडिया है, सिर्फ नागालैंड में। पाउडर ड्रग या फिर? हाँ, पाउडर ड्रग्स। और ऐसा नहीं है कि नागालैंड में, मैंने सुना नागालैंड में, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ये होता रहता है। क्योंकि बच्चे अगर ड्रग पेडलिंग करते हैं ना तो किसी को शक नहीं जाता है, इजीली वो पॉकेट से निकाल लोगे। तो ये सब सुना, मुझे लगा कहीं ये उससे रिलेटेड तो नहीं है। फिर मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं देखिए मेरा अभी तक दिमाग में वो क्लियर नहीं, पिक्चर क्लियर नहीं है। तो जैसे वो क्लू इकट्ठे करता है ना एक जासूस, तो ऐसे करके फिर मुझे लगा चलो ठीक है ये भी नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर मैं वो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद और एक इंसिडेंट हुआ। मैं कॉलेज में आ गई। फिर उसके बाद भी कुछ हुआ, लड़कियां गायब होने लगी, छोटे बच्चे की शादी होने लगी। सामने आ रहे इवेंट्स ऐसे निकल के ना। एक्चुअली देखना, आप कभी देखना, आप अगर मैंने ये चीज़ नोटिस किया, अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं ना तो आपको कभी पता नहीं लगता, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में जानते हैं ना तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड चीजें आपका दिखने लगती है। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद तो चलो हो गया। फिर उसके बाद भी मैंने चाइल्ड मैरिज के बारे में बहुत सुना ये सब। फिर मैं कॉलेज में आ गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। सब्जेक्ट क्या थे? इंग्लिश ऑनर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अचानक से एक फ़ोन पे मेरी बात कर रही थी, बंगाली में बातें कर रही थी। तो एक लड़की थी जो मेरी क्लासमेट नहीं थी, अलग कॉलेज की थी। उसने मुझे बोला यार तुम जो भाषा में बात करती हो ना, वो ना हमारे गांव में बहुत सारी औरतें उस भाषा में बात करती हैं। ये तो जिक्र किया आपने। हाँ, इस चीज को। तो फिर और एक लड़की ने भी बोला कि तो मैं दोनों भाषा में बात करती हूँ, असमी और बंगाली। तो मेरे को ना बड़ा अटपटा लगा। मैंने बोला यार, क्योंकि देखिए हमारा भारत जो देश है, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, अभी भी हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिजेस एकदम एक्सेप्टेड नहीं। अभी तो चलो लोग मॉडर्न हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ बोलिए साउथ बोलिए, कहीं पे भी अलग जाति अलग लैंग्वेज नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने पूछा यार तुम मुझे गाँव ले जाओगी? इतनी दूर माइग्रेट भी नहीं करता ना कोई। हाँ, इतना दूर, और पॉसिबल ही नहीं है, और लव मैरिज भी नहीं है। हाँ। उन्होंने ये भी बोला अच्छा, कि देख का शादी है। हाँ। देख के शादी में तो इंटरकास्ट होना ही पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला गाँव ले जाओगी? अब वो देखो मेरी फ्रेंड भी नहीं है, बैचमेट भी नहीं है, अलग कॉलेज की है, एक कहीं पे किसी। बात क्या आई है बस। तो मैंने बोला यार ले जाओगी? उसने बोला भग, हम तुमको क्यों ले जाए अपने गाँव। उसने मुझे डांट दिया। फिर मैंने बोला क्या करना है। फिर मैं ना ढूंढने लगी दूसरे लोगों को, कोई मुझे ले जाएगा, कोई मुझे ले जाएगा। फाइनली एक मिली जो मुझे ले गई। उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं कर सकती। मतलब उसके घर वालों के बारे में, बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। फिर मैं गई गाँव में,
गांव में गई तो उसके घर के काफ़ी दूर था गांव में गई तो जैसे मैं गांव में पहुंची उसके वो वहाँ पे वो मुझे बोली तुम बोलो ना, बहुत सारी औरतें इकट्ठा हुई, सबके बच्चे थे और सबके घूंघट इतने नीचे नीचे। तो मैंने बोला कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। अब वो मुझे बोल रही है अरे यार तुम तो बोली कि बातें करना है तुमको बंगाली में, तुम हिंदी में क्यों बात कर रही हो? बोलो उसी लैंग्वेज में बोलो। उसी लैंग्वेज में बोलो। तो मैंने बोला यार इनके तो घूंघट इतने हैं, ये तो यही की औरतें हैं। फिर बोले अरे नहीं यहाँ की औरतें नहीं है, काफ़ी साल से इधर रह रही है, तुम बात करो ना। तो मैंने एक को सिर्फ पूछा बंगाली में आपका नाम क्या है। वो ना फूट फूट के रोने लगी वो औरत। तो मैंने बोला यार रो रही है। फिर मुझे बोल रही है आप पश्चिम बंगाल से हो? मैंने बोला नहीं मैं तो असम से हूँ, बताइए। फिर बोला आपको बंगाली कैसे आती है? तो मैंने बोला मैं बंगाली हूँ। तो फिर बोलने लगी, फिर मुझे बोल रही है मुझे गाँव जाना है। तो मैंने बोला गाँव जाना है, क्यों गाँव जाना है? फिर बोल रहे आपको पता है मैं 12 साल की थी, मेरे को प्यार हुआ था, एक बंदा मुझे मिला था, उसने मुझे बोला वो मुझे प्यार करता है। फिर वो मुझे मिला ऐसे कलकत्ता में, मैं आई, मैं उससे मिली। फिर वो मुझे बोला हम लोग दिल्ली जाके शादी करेंगे। फिर हम दिल्ली आए, दिल्ली से हमने ट्रेन लिया, फिर हम हरियाणा आ गए। फिर उसने मुझे कुछ खिलाया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर उसके बाद वो मुझे बेच के चला गया। तो मैंने बोला इस किस्से को कितना दिन हुआ है? बोल रही है 6-7 साल। हाँ तो 19 की थी तो उसके 2 बच्चे थे। अच्छा। तो मैंने तभी उसको पूछा ओपनली सबके सामने आपको जाना है? बोल रहे नहीं दीदी हमको नहीं जाना है। तो मैंने पूछा क्यों? बोल रहे बेच तो दिया था मुझे लेकिन अभी मैं अच्छे से हूँ, मतलब अभी उसका कंडीशन अच्छा है, अभी वो अच्छे से है और उसके साथ अभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। तो मैंने बाकी औरतों को भी पूछा तो बाकी तो कोई डर के मारे बोल नहीं रही थी। तो फिर मैंने बोला तो आप रो क्यों रही हो? बोल रही है मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे को बेच दिया गया था, मेरा पति अभी अच्छा है लेकिन मुझे बेच दिया गया था। और मैंने बोला बोल रही है मुझे मच्छी खाना है और यहाँ पे मुझे यहाँ पे नहीं पूरे वेजिटेरियन है हम लोग। अच्छा। और हम लोग दाल चावल खाते हैं, तोरा टिंडा कुंदरू ये सब खाते हैं, मतलब जो वेजिटेबल्स जो वेजिटेबल्स यहाँ वहाँ पे मिलते हैं। चाय जो पीते हैं इसमें बहुत चीनी होती है। मतलब बेसिक बातें बोल रही थी वो मुझे। फिर बोल रहे जो यहाँ पे हर दिन बहुत ज़्यादा दही खाते हैं हम लोग, इस तरह की दूध दही वाला। हाँ ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोटी बहुत ज़्यादा है, लड़कियाँ ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती, हमारे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जा सकती हैं। तो ये सब बोली। अच्छा, उसने अपना बिल्कुल दुख दर्द आपके सामने रख दिया। उसने ये नहीं बोली कि घर में उसके साथ कुछ दिक्कत होती है, गलत हो रहा है। वो बोल रही है कि उसका लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया। मतलब उसको घूंघट डाल के रखना पड़ता है, उसका खान पान अलग है, वो बाहर ज्यादा नहीं निकल सकती, अपना भाषा भी नहीं बोल पाती। किससे बोलेगी? छोटी जो उसको हम मंडेन थिंग्स बोलते हैं वो सब। फिर ना मैं आ गई, मेरे को लगा, और मैंने बोला तुम्हारी पति का उम्र क्या है? तब मेरा दिमाग खराब हो गया जब उसने बोला ऐसे ये जो अंकल जी है ना इनकी उम्र की होंगी। मैंने बोली अंकल जी, एज्यूम किया कि अंकल जी तो 48-50 के होंगे। मैंने बोला तुम्हारा पति 50 साल का है? फिर बोले वो तो बंगाली में बोलते वो तो नहीं पता हमको। देखिए 6-7 साल में उसने पूरा हिंदी तो सीख ही लिया है। बोले वो तो नहीं पता लेकिन इसी अंकल जी के होंगे। तो उसको अगर आप 6 साल पुराना भी करिए, अगर 50 भी सोचिए, 48 भी सोचिए, वो बंदू 40+ तो था। अब 12-13 साल की लड़की को 40+ के साथ आदमी के साथ कर रहे हो, कितना बड़ा मानव अधिकार का उल्लंघन है ये, पहली बात है। दूसरी बात है उसको कितनी भी अच्छी तरह से रखे कोई भी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन एक क्राइम है ये, बाल विवाह है, आप कैसे कर रहे हो? फिर मैं आ गई, तभी भी नहीं पता तस्करी क्या है। आ गई कॉलेज में ना ऐसे कीवर्ड्स डालने लगी। जब कुछ किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगता है, मिसिंग, वेस्ट बंगाल, फिर बोलते हैं दिल्ली, हरियाणा, फिर वुमेन, ऐसे करके डालने लगी तो ना चीज़ें आने लगी गूगल में। पहले आने लगा इंटरनेट मिल गया था आपको? हाँ इंटरनेट तो मिल गया था ऑफ कोर्स। 2000 कब की बात है? 2007-8 की बात, 8-9 की बात है। ठीक है, तब तो इंटरनेट काफ़ी चल रहा था, रिसर्च भी हो चुके थे, ट्रैफिकिंग के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ था। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये सब जब डाले तो आ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें आई। पहले आई डाउरी आई मतलब दहेज। फिर आया कि फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि दहेज है। फिर मैं पढ़ने लगी आर्टिकल्स, बहुत रिसर्च किया मैं आपको बताऊँ। उसमें मुझे पता लगने लगा कि क्योंकि इतना दहेज प्रथा था इसलिए लोग क्या करते थे, अपनी बच्चियों को पेट में मारने लगे थे या फिर पेट के बाहर मारने लगे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया के कुछ क्षेत्रों में सिर्फ मर्दों का पॉपुलेशन बढ़ता गया, औरतों का पॉपुलेशन घटने लगा। देखिए कैसा कनेक्शन, सोचिए, डाउरी के वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड हो रहा है। अब जैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्यूड सेक्स रेशियो हो रहा है, मर्द बढ़ रहे हैं, औरत कम हो रही है। मर्द जब बढ़ रहे, औरत कम हो रहे,
तो कैसे उनका समाज में आगे जो भी है जनरेशन कैसे बढ़ेगा। तो औरतें कम हैं। और फिर ये भी पता लगने लगा लोकल लोगों से बात करके कि नॉर्थ में आपके पास कितनी भी ज़मीन हो, आपको कोई शादी में तभी नहीं देगा जब तक आपके पास कोई नौकरी ना हो, कुछ कुछ पार्ट्स में, स्पेशली हरियाणा साइड में। तो ये उनके कथन है, मैं नहीं बोल रही, उन्होंने बोला। तो लोकल लोगों की तो शादी नहीं हो रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया से लड़कियों को लाते हैं, जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, और छोटी लड़कियों को, क्योंकि छोटी लड़कियों को बहलाना फुसलाना आसान है, छोटी लड़कियों को टॉर्चर करना आसान है। फिर पता लगा पढ़ते ओके, इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। इसमें सोर्स होता है, सोर्स होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा, असम, बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, ये सब। डेस्टिनेशन होगा दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, और एक होता है ट्रांजिट, जहाँ से लड़कियाँ एक जगह से अलग जगह ले आया जाता है। तब भी पूरा गुत्ती पता लगा, अच्छा ऐसे लड़कियों को लाया जाता है, और ये तो बड़े तादाद में हो रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या लगता था, ये तो बहुत मतलब वैसा वाला है, मुझे लगता था कि वो प्रॉपर जैसे जिस घर में शादी करानी होती है, मान लिया कि कोई बुढ़ा बंदा है या 30+ है, उसकी शादी नहीं हो रही लोकली यहाँ पर, तो गए होंगे, मुझे ये लगता था कि जाते होंगे, प्रॉपर बताते होंगे कि हमें आपके गांव से शादी करनी है, फिर वहाँ से प्रॉपर सही तरीके से करके कोर्ट मैरिज टाइप से करके लेके आते होंगे। पर मुझे नहीं भनक लगती थी, मुझे नहीं लगता था कि, क्योंकि देखे सबने इस टाइप के केस के, इतना बड़ा आदमी है, इतनी छोटी बहू है उसकी, पर मुझे नहीं पता था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक वो आउटकम है, क्योंकि वो पता नहीं ना, हमें पता ही नहीं, हम तो बस देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए, ये जो लड़कियां आती है, ये उन जगहों से आती है जिसका एक्सेस आपको नहीं है, हाँ। मुझे नहीं है। अब हरियाणा में बैठा हुआ, राजस्थान में बैठा हुआ, बॉम्बे में बैठे हुआ आदमियों को कैसे पता है हाँ। कि असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, के वेस्ट परिवार, बंगाल, कौन से आंध्र के परिवारों में? कौन से परिवारों में कितनी मजबूर लड़कियां हैं। हाँ। या ये तो उनके जान पहचान के लोग ही पता होंगे। बिल्कुल। तो और ये पैसे कमाने का बहुत इजी तरीका भी है, क्योंकि एक लड़की को लाएंगे 50,000 मिलता है, हाँ। 50-60 हज़ार, 5 लड़की को लाएंगे 2.5 लाख रुपए। आप सोचिए ना, तो इसीलिए ट्रैफिकिंग हो रही है। इसमें एग्रीमेंट होता है क्या? देखिए, मैंने तो कोई कागज वागज नहीं देखा। एग्रीमेंट मतलब वैसा वाला बोलचाल वाला भी? बोलचाल वाला होता है, जैसे ये होता है कि जैसे एक केस बताऊं, उसमें मेरे को पता लगा था कि ऐसे राजस्थान में एक औरत को लाके बेचा गया है। फिर जब बहुत इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता हुआ कि औरत घरेलू हिंसा की बहुत शिकार थी, उसके 2 बच्चे थे और उसका पति बहुत मारता पिटता था। उसकी दोस्ती किसी से फेसबुक में हुई और उस बंदे ने उसको बोला चलो भाग चलते हैं। वो भागी उस लड़के के साथ। भागने के बाद उस बंदे ने उसको राजस्थान में लाके बेच दिया। अब जब उस औरत से बात किया मैंने, औरत थी, यंग नहीं थी, वो 25-26 साल की थी, उसने मुझे ये बोला जिस आदमी ने उसको लाके इधर बेचा था, उस आदमी के साथ ये जो इसका पति है, सो कॉल्ड पति, इसका फ़ोन पे बात हुआ और ये हुआ कि तुम अगर मुझे लड़की लाके दोगी तो तुम्हें 50,000 रुपये मैं दूंगा। और ऐसा कोई कागजी एग्रीमेंट नहीं हुआ, बात फोन एग्रीमेंट। अभी मैं बताऊं आपको, मैं एक इंस्टेंट बताऊंगी। अभी मेरा जब से वीडियो वायरल हुआ है, मेरे पास अनगिनत व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, अनगिनत मेल आ रहे हैं, अनगिनत कॉल आ रहे हैं कि मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, आप जिन लड़कियों को बचाते हो, अगर उनकी ज़िंदगी को सुधारना है, क्या आप उनमें से किसी की शादी मेरे साथ करा सकते हो? अभी भी फेसबुक में मेरे पास मैसेज आता है कि हमको लड़की नहीं मिल रही है, परेशान लोग आते हैं, आप मेरे को उससे शादी कराओगे? इस तरह के लोग अभी मुझे रीच आउट कर रहे हैं। अभी आप सोच सकते हैं, मतलब डायरेक्टली, क्योंकि हम आपको नहीं पता ना, आपके, लेकिन वो वेरिफिकेशन कर सकते हो आपकी। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं तो लड़कियों को रेस्क्यू करती हूँ। हाँ, शादी थोड़ी करवा रही हूँ। मैं क्यों शादी कराऊँ उनकी? तो आप समझ सकते हैं, लोगों को लगता है कि जो रेस्क्यूड लड़की है उनकी शादी कहीं भी हो सकती है, जो कि कितनी गलत बात है। और ये लोग सब मतलब बेचारे टाइप लोग हैं, फोन करके रोते हैं, दीदी मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी करा दो। या फिर वो यही सोच रहे कि इसके बाद ये रेस्क्यू हो गई, अब इनकी शादी एक अगला मिशन है और कोई इसके जीवन में बचा नहीं है। पर वो गलत है, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आपको ये सब पता चल रहा है, जैसे अभी आप बता रहे हो कि, तो जैसे वीडियो वायरल की बात कर रहे हैं, पीछे बैकलैश भी मिला था आपको कोलकाता के बारे में, तो आप उसको क्लैरिफाई करना चाहोगे कि जो आपने लगता है कि गलत बोला हो या कुछ, आपको क्या लगता है कि आप कोलकाता से प्यार है आपको, आप लोग, इट्स इन योर ब्लड, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी बताओ आप जो कोलकाता में। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि किसी राज्य से तस्करी ज़्यादा होती है, या फिर अगर मैं बोल रही हूँ कि हरियाणा में फोर्स्ड मैरिज है, जबरन शादी है, राजस्थान में जबरन शादी है, या फिर मैं बोल रही हूँ कि पश्चिम बंगाल से लड़कियों की तस्करी होती है,
तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं किसी स्टेट को टारगेट कर रही हूँ, किसी राज्य को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत एक कंट्री है। इसमें अगर किसी भी क्षेत्र से किसी और क्षेत्र में किसी तरह का जुर्म हो रहा है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जुर्म को रोकना। और क्योंकि मैं एक्टिविज्म करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि एविडेंस है, डेटा है, मैं हवा में तो बातें नहीं कर रही हूँ। आप गूगल में डाल के देखिए सोर्स एरियाज जहाँ से ट्रैफिकिंग हो रही है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया जिसमें लिखा है कि 13,03,000 औरतें गायब हैं। तो ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये डेटा बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है आपका राज्य बदनाम हो रहा है। हाँ, बदनामी। हाँ, लेकिन आप सोचिए ना, आपको ये आपको सुन के बुरा नहीं लग रहा है कि आपके राज्य से इतनी लड़कियां क्यों गायब हो रही है? आप उस चीज़ को एड्रेस कीजिए ना। देखिए, मैं बंगाली हूँ, लोगों ने मुझे बहुत गाली बकी कि मैं असम से हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्वॉल्व हूँ, मैं बदनाम कर रही हूँ। सच बताऊँ आपको, मैं किसी स्टेट को बदनाम करने के यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ। मेरा मेन मकसद ये है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ। भाई, क्यों आपके ही राज्य से इतनी तस्करी हो रही है? आप खुद सोचिए ना। अब देखिए, आप ऐसा लग रहा है लोग कि कांच के घरों में रह रहे हैं, इनको पता नहीं है। एक एक गांव से लड़कियां गायब है, हजारों के तादाद में। तो आप इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? तो आपको लगता है महंगाई भी एक कारण है जिसकी वजह देखिए, से? सबसे बड़ी कारण तो ये है, आज ही सुबह मैं देख रही थी जिस लेवल पे भारत में गरीब लोग बढ़ रहे हैं। हाँ। देखिए, एक तो तस्करी के कारण है गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ लोग। क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। क्योंकि जिस तरह के बाढ़ आ रहे हैं, जिस तरह का क्या बोलते हैं, सूखा पड़ रहा है। अभी असम की बात बोलूँ, मेरी स्टेट की, हर साल बाढ़ आता है और हर साल हज़ारों लोगों की तस्करी होती है। हम इस चीज़ को तस्करी मानते ही नहीं है, हमको लगता है वो बह गया है। हाँ, अच्छा, वैसा वाला। हम सोचते हैं ना मर गया है। हाँ, रिकॉर्ड में नहीं है वो। हाँ, रिकॉर्ड में नहीं है, अनरिकॉर्डेड। आप सोच सकते हैं कितने लोग गायब हो रहे हैं, और ये हर राज्य से हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है ना, इस पर हम बात क्यों नहीं करते? तो ये तो मुझे लग रहा है बहुत प्रॉब्लम है। जैसे हम औरतों की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या आपको लगता है कि औरतें या फिर फीमेल काउंटर पार्ट या आदमी भी इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं कि कोई किसी के इतने झांसे में कैसे आ सकता है कि वो उसके साथ कहीं, जैसा आपने बहुत सारी स्टोरी बताई है कि किसी दोस्त के साथ चली गई बाइक पे बैठ के, किसी ने बुलाया, वहाँ चले गए मिलने, फिर उसके आगे चले गए। तो कोई कैसे इतना इन्फ्लुएंस भी हो सकता है किसी ही बंदे के बातों में आकर कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाए? तो ऐसा क्यों ही हो रहा है? सबसे बड़ी कारण है, हम बोलते हैं हम फैमिली हैं, पर एक्चुअली में हम फैमिली नहीं है। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। जब लोग आजकल की दुनिया में डाइनिंग टेबल में जब बैठते हैं, हर कोई तो फ़ोन पे लगा रहता है। बोलते हैं कि नाना जी के घर में छुट्टी में जा रहा हो, और वहाँ पे जाकर नाना जी के साथ सेल्फी खींच के लगा देते हैं, लेकिन नाना जी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ये दो किस्से कहने का कारण ये है, जितने लोगों की भी तस्करी हुई है, मैक्सिमम लोग किसी ना किसी, कोई ना कोई पीड़ा है उनके अंदर। सबसे बड़ा पीड़ा है कि घर में घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा। आजकल मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हो रहे हैं कि औरतों के घर में मारपीट हुई है, औरतों को, क्योंकि उनके पास इनकम करने का ज़रिया नहीं है। अब इतनी मारपीट बढ़ गई है कि उनको इनकम करने के लिए वो बाहर निकली, तस्कर तो घूमते ही रहते हैं, तस्कर उनको बोलते चलो चलो नौकरी मिल जाएगी। दूसरा कारण हो गया डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन की वजह से जो मिडिल एज की औरतें हैं, जैसे दिल्ली में ही तो मुझे लास्ट एक महीने में कम से कम 15-20 कॉल आए हैं जहाँ पे 25 से लेके 45 तक की औरतें गायब हैं। सब लोग मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं। जब मैंने थोड़ा केस को थोड़ा और खंगाला, मुझे पता लगा सब लोग डिप्रेशन के शिकार थे। तो ये कारण है कि कोई इंसान किसी के झांसे में तभी आ सकता है जब वो मेंटली वीक हो। हाँ। और ये जितनी भी लड़कियां हैं जो तस्करी में पड़ती है, इनका 3-4 कारण है। एक है घर से प्यार ना मिलना, दूसरा है डिप्रेशन टाइप ऑफ कारण जो उनको भी नहीं पता, तीसरा है घरेलू हिंसा। उसके बाद और एक कारण ये है कि जो गरीब घर की बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, उनके घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ। भाई बहन बहुत ज़्यादा होते हैं। माँ बाप खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए, बड़ी लड़की को बना देते हैं केयर गिवर कि तू अब छोटे भाई बहनों को देख। आप अगर अपने बच्चे को केयर गिवर बना दो, पर उसके मन में तो बचपना तो है ना, उसको वही नेल पॉलिश चाहिए, वही मेला में घूमना है, तो वो ना ऐसे लोग ढूंढते हैं। मैं आपको किस्सा बताऊं, मुझे लड़कियां बोलती है
एक लड़की बताओ बंगाल की, उसने मुझे बताया मैं अपने 3 भाई बहनों को देखती थी पर मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे तो गुड्डो गुड़ियों से खेलना होता था। एक ऐसा मेरे पास फ़ोन आया घर के फ़ोन में, बोला, मैंने पहले दिन बोला रॉन्ग नंबर, दूसरे दिन बोला रॉन्ग नंबर, तीसरे दिन बोला रॉन्ग नंबर, चौथे दिन मुझे बोला तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगा, पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से बात किया, माँ बाप तो गाली ही देते हैं। फिर मैं बात करने लगी, फिर वो बंदा मेरे को मिला मेले में, उर्स के मेले में, उनके वहाँ पे मेला होता है, मेला में मिला। फिर उसने मुझे वो दिया, हम अब उसको गले को चोकर बोलते हैं, माला टाइप खरीद के दिया। फिर उसने मुझे काला खट्टा टाइप कोला पिलाया। अब ये सब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इम्पोर्टेंस मिल रही है। हाँ, इम्पोर्टेंस मिल रही है। फिर उसने मुझे बिंदी खरीद के दिया, फिर बोला मेरे से प्यार करता है। फिर बोलते 5-6 बार मैं उससे मिली। फिर उसने मुझे बोला उसको मेरे से शादी करनी है। अब मेरा उसके प्रति अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया, जैसे उसने बोला तुम इधर आओ मेरे से मिलने, मैं कुछ बिना सोच के मैं चली गई। तो क्या होता है ना, सोचिए ना, इस तरफ जो इनको अनअटेंशन मिल रहा है, इस तरफ उनको इतना अटेंशन मिल रहा है। और तस्करी में ऐसा ही होता है, बहुत दिन बात करके, 1-2-3 महीना बात करके ही उनको झांसे में लेता है। इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली लाइक किडनैपिंग नहीं है। तो यही कारण है ना। नहीं तो आप सोचिए ना, कैसा हो सकता है कि आपने मेरे साथ एक दिन में बात किया और मैं चली आऊँ। इसका मतलब जैसे ये कोल्ड कॉल करते हैं हमारे पास क्रेडिट कार्ड वाले, ऐसे ये बंदे भी करते होंगे। और आजकल फोन कॉल कम हो गया, आजकल सोशल मीडिया हो गया, मैसेजेस इंस्टाग्राम में। जैसे एक बच्ची ने मुझे बोला था कि वो किसी से बात करने लगी थी और वो लड़का इतना हैंडसम था, फिर वो जाके देखती, उसका ट्रैफिकिंग नहीं हुआ, वो पहले ही बच गई। जाके देखता है कि 60 साल का आदमी है। तो इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि लड़की गवार या अनप्रिविलेज से ही हो सकती है वो। अब मैं आपको एक केस बताऊँ, अभी रिसेंटली 4 केस आया मेरे पास। एक केस ऐसा हुआ है कि लड़की किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, माँ बाप बहुत हाई लेवल जॉब करते हैं, वेल पेड जॉब्स, 3-4 लाख एक जन की सैलरी है। लड़की के पास सब कुछ है, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स, सब कुछ है। अचानक मेरी दोस्त ने मुझे यूके से कॉल किया। यूके से कॉल करके मुझे बोला कि मेरी और एक दोस्त है जिसके भाई की बेटी गायब है और कुछ मदद कर सकती हो। तो मैंने बोला सोशल मीडिया चेक करो। सोशल मीडिया चेक करने लगे, कुछ नहीं मिला। तो मैंने बोला और ढूंढो। ढूंढते ढूंढते मिला, स्लैक करके एक चैनल है। पता चला कि स्लैक में वो किसी लड़के से बात कर रही थी। ठीक। स्लैक में बात करते करते अब वो लड़की, अब ज़्यादा पता नहीं चला क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग थे, प्रेशर बहुत था। फिर उन्होंने फ़ोन को किसी लोकल मेट्रो स्टेशन में वो लड़का, और फिर हमने पूछना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने बोला कि वो लड़की बहुत चुपचाप थी, शांत थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर वो ना किसी को देख के हर दिन हाथ दिखाती थी, मतलब हाई बाई करती थी। फिर उसका फ़ोन, सारे मैसेजेस डिलीट। फिर देखा कि वो लड़की ने अपना फ़ोन किसी मेट्रो स्टेशन में छोड़ के गई। मेट्रो स्टेशन में जब मैसेजेस को हैक किया गया तब देखा कि उस लड़के के साथ उसका फ़ोटो है। फ़ोटो से पता लग गया हाई प्रोफाइल मैटर, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए। ट्रैक करने लगे। फाइनली उन दोनों को, सोचे 12 साल की लड़की, फाइनली उनको, वो लोग कहीं जा रहे थे, एक स्टेशन में उन दोनों को रोक के जब पूछा गया तो लड़की को जब पूछा गया क्यों, लड़की बोलती है मेरे माँ बाप तो मेरे को बात ही नहीं करते। मेरे माँ बाप सिर्फ महंगी महंगी चीज़ें खरीद के देते हैं, मुझे कुछ और करना है। मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं साइंटिस्ट बनूँ, वो चाहते हैं मैं एस्ट्रोनॉट बनूँ, मेरे को वो करना ही नहीं है। मेन चीज़ है कि माँ बाप सोचते हैं कि चीज़ें खरीद के दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आजकल सब एडिक्शन, सोचिए ना, सोशल मीडिया का एडिक्शन। छोटे छोटे बच्चे खाना खाते टाइम भी, एक केस आया था, वो उसमें ये था कि एक छोटी बच्ची का मतलब जैसे वो शिनचैन और ये सब देखती है, अचानक से उसके फ़ोन में सॉफ्ट पॉर्न आना लगता है। तो जो भी है, फिर अचानक किसी ने बोला कि उस बच्ची का फ़ोटो किसी चाइल्ड पॉर्न चैनल में उसका फ़ोटो जा रहा है। फिर पता लगा वो जो वीडियो देखती थी उसमें उसका फ़ोटो खींच लिया था। AI, आपको तो पता ही है AI से कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहना ये कुछ भी नामुमकिन नहीं है, डार्क वेब आ चुका है, इतनी चीज़ें हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर बात वही आ गई ना कि जब इसका कोई वो नहीं है कि इन्फ्लुएंस कोई भी हो सकता है, पर मेंटली जो स्ट्रांग है वो नहीं होएगा, या वो सोचेगा ही नहीं कि मैं वीक हूँ, या फिर वो इतनी, तो आप उसके अगेंस्ट कुछ काम करते हो या सिखाते हो, बताते हो कि जैसे आप रेस्क्यू कर रहे हैं, एक तो पता चल गया कि आपने देखा कि वहाँ पे इफेक्टेड है और मतलब ट्रैफिक हो चुका है और वहाँ पे उनकी फैमिली अब वो वेल सेटल्ड हो गए, एक तो वो तबका है, और एक वो बंदे हैं
जो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिकिंग हो गई है उनकी, सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, अब आप उनको रेस्क्यू कर लाए। अब रेस्क्यू करने के बाद उनकी लाइफ को दोबारा से एक नई शुरुआत देना, उनमें उनको क्या क्या चीज़ इन्हेंस करी जाती है, क्या क्या चीज़ें दी जाती है उन्हें? देखिए, अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से है तो इतनी तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि स्कूल चली जाती है जो भी है। लेकिन अगर गरीब फैमिली से है तो लाइफ हेल है। हेल इसलिए है, एज भी तो होती है ना, अलग अलग एज। आप तो अलग अलग एज की भी है, कितनी भी एज की हो। अगर गरीब फैमिली से है तो लाइफ इज़ हेल, क्योंकि जैसे ही लड़की रेस्क्यू होती है उसका मेडिकल कराया जाता है, उसका काउंसलिंग होता है, उसको शेल्टर रूम में डाला जाता है, फिर उसको घर में भेज दिया जाता है। घर वाले रख तो लेते हैं लेकिन अपना नहीं पाते। और कितना गरीब कि एक टाइम खाने को है। हाँ, मतलब खाने पीने की तंगी, चलिए दाल चावल खा लिया, उससे ऊपर कुछ खा नहीं सकते, बहुत भाई बहन है। सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या होता है? घर वाले बोलते हैं कि हमारी बेटी है, ले लिया, लेकिन ले लेने के बाद ही उनका मेन मकसद होता है भाई इसको तो अभी शादी कराना है। अब देखो, ऑलरेडी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है। अब आप खुद सोचिए ना, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे किसी ने मेरे परमिशन के बिना टच भी कर लिया तो मेरे को तो एक अलग ट्रॉमा हो जाएगा। अब इन लड़कियों के साथ इतनी बार रेप हो चुका होता है, इतनी बार ये बिक चुकी होती है, आप जैसे ही घर चली जाती है आप उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हो। वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है, वो हील नहीं हुई है, उसका मानसिक उत्पीड़न ऑलरेडी चल रहा है, शारीरिक जो भी है, उसको शादी करा देते हो। अगर माइनर है, शादी कराते कराते ही पूछता तो कोई है नहीं उसको, उसके बच्चे हो जाते हैं। वो खुद एक बच्ची है, उसके और बच्चे हो गए, वो कैसे संभालेगी? दूसरी बात। तीसरी बात, गरीबी के वजह से डोमेस्टिक वायलेंस कॉमन चीज़ है, घरेलू हिंसा, मार पिटाई होती रहती है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जो हम बोल रहे हैं ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी बहुत सारी हाँ, गरीबी प्लस अनएजुकेशन, एडिक्शन। हाँ एडिक्शन। इंसान गरीब होता है तो उनको लगता है कि वो दारू पी लेगा तो भूल जाएगा वो गरीब है, हाँ, तो वो और मार पिटाई। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें शादियां जब लड़की की होती है वो लोग बताते नहीं है कि ये लड़की ट्रैफिक्ड लड़की है। हाँ, तो पति को जब पता चलता है बस उसको इमीडिएटली छोड़ देता है, अलग शादी करेगा। अब जब छोड़ देता है, सोचिए, पहले वो अकेली थी, अब उसके पास है 2 बच्चे, वो और वल्नरेबल हो गई, हाँ, वो रीट्रैफिक की चांस हो गई, और है ट्रॉमी। तो इसलिए दिक्कत पता है क्या है? मैं जो करती हूँ, मेरा देखिए, मैं बहुत पॉपुलेशन के साथ काम नहीं करती, छोटा मेरा काम है, होलिस्टिक पूरा डेवलपमेंट। मैं देखती हूँ कि लड़की की सिर्फ लड़की का काउंसलिंग नहीं, समाज का काउंसलिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप अगर कहीं पे भी देखोगे तो अभी देखिए मणिपुर में भी जो हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, अभी यूक्रेन में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था, सीरिया में भी प्रॉब्लम हो रहा है, हर जगह में क्या होता है, कभी भी कोई मतलब युद्ध होगा, रायट होगा, क्राइम होगा, सबसे पहले औरतें और बच्चों के साथ अटैक होता है। क्योंकि जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर है ना, सम्मान जिसको कहते हैं, हम औरत के साथ एसोसिएट करते हैं। अब मुद्दा ये है कि वो लड़कियां जहाँ से आती है, गांव वाले बोलते हैं अरे ये तो बदनाम है, अब इसको हम लोग राशन नहीं देंगे, इस कुआं से पानी नहीं ले सकती, तो काइंड ऑफ फैमिली को अलग डिस्कार्ड करते हैं। अब उसके लिए फैमिली उसको ब्लेम करने लगती है। हाँ। तो इसलिए फैमिली की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है लड़की को किसी तरह किसी ऐसे काम में डाले जिससे वो 2 पैसा कमा पाए, क्योंकि जैसे वो कमाने लगेगी ना, फैमिली उसकी शादी नहीं कराती है, स्किल्ड बनाए बेसिकली। हाँ। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं कमाती है तो हो गया।